हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फसल एवं भंडारण से संबंधित एक प्रमुख कीट जिसका नाम है दीमक टर्मिट। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है दीमक। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या? ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। देखिए, नेक्स्ट हम बात करें इसके गण की, ऑर्डर की, तो आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा। अगली बात करें हम इसके कुल की, फैमिली, टर्माइटिडी। टर्माइटिडी। ओके। नेक्स्ट हम बात करें आवास। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं फसल एवं भंडारण से संबंधित प्रमुख कीट जिसका नाम है दीमक या टर्माइट्स। सबसे पहले हमने बात की वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। गण की यदि बात की जाए तो आइसोप्टेरा, और कुल की बात की जाए तो टर्माइटिडी। अब इसके आवास की बात की जाए तो ये विश्व के सभी ट्रॉपिकल्स रीजन्स और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, क्या मतलब रहा कि विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय तथा उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो देखिए, आवास की हम बात करें तो यह है विश्व के, यह विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन तथा उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल रीजन, यह विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय तथा उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर संख्या में पाया जाता है। विश्व के सभी ट्रॉपिकल रीजन तथा सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में ये अत्यधिक नंबर्स में पाया जाता है। नेक्स्ट, इसके एक खास बात की हम बात करें, क्या खास बात होती है, तो इसे वाइट एंट या सफ़ेद चींटी, इसे सफ़ेद चींटी या वाइट एंट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वास्तव में ये चींटियों से भिन्न होती है। क्या मतलब रहा कि वाइट एंट या सफ़ेद चींटी के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन यह चींटियों से भिन्न होती है। और यदि बात की जाए तो ये कुछ तिलचट्टे के समकक्ष ये लक्षण प्रदर्शित करती हैं। तो क्या खास बात है, देखिए, दीमक को सफ़ेद चींटी, वाइट एंट के नाम से जाना जाता है। वाइट एंट के नाम से जाना जाता है, परंतु ये चींटियों से
परंतु ये चींटियों से पूर्णतः भिन्न होती हैं। परंतु ये चींटियों से पूर्णतः भिन्न होती हैं। ओके, वाइट एंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये चींटियों से पूर्णतः भिन्न होती है। नेक्स्ट बात करें, देखिए नेक्स्ट बात करें इसके लक्षणों की। लक्षण, क्या लक्षण है इसके? दीमक एक सामाजिक कीट है, अर्थात यह समूह में या कॉलोनी के रूप में निवास करता है, और दीमकों का जो घर है या इनका रहने का जो आवास है वो टर्मिटेरिया के नाम से जाना जाता है या टर्मिटेरिया कहलाता है। और जो टर्मिटेरिया है वो इसके श्रमिकों के द्वारा उनकी लार तथा मिट्टी से बनाया जाता है। तो देखिए लक्षणों में हम बात करें इसके, पहले लक्षण क्या लक्षण है? तो दीमक एक सामाजिक कीट है, सामाजिक कीट है जो निवह या कॉलोनी में दीमक एक सामाजिक कीट है जो निवह में निवास करता है, निवास करता है। ओके, नेक्स्ट क्या खास बात? तो देखिए एक खास बात कि इसमें भी उच्च श्रेणी का डिवीजन ऑफ लेबर, दीमकों के अंदर उच्च श्रेणी का डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। क्या मतलब रहा? इसके सामाजिक संगठन की यदि बात की जाए तो सामाजिक संगठन में श्रमिक, सैनिक, राजा और रानी प्रमुख प्राणी पाए जाते हैं, और प्रत्येक प्राणी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत रहता है। इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो क्या खास बात रही? देखिए दीमक में उच्च श्रेणी का श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। ओके, दीमकों में उच्च श्रेणी का या उच्च कोटि का श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। क्या मतलब रहा? कि अलग अलग कार्यों में, कॉलोनी में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि श्रमिक प्राणियों के द्वारा पानी तथा उनकी लार के द्वारा रहने के लिए क्या बनाया जाता है? मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, जिनको टर्मिटेरिया कहते हैं। तो देखिए क्या खास बात है। नेक्स्ट, दीमक का आवास घर टर्मिटेरिया कहलाता है, टर्मिटेरिया कहलाता है, जो कॉलोनी में निवह के श्रमिक सदस्यों के द्वारा, जो निवह के श्रमिक सदस्यों के द्वारा उनकी लार एवं मिट्टी के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके,
रहने के लिए किसका निर्माण करेंगी, तो ये टर्मिटेरिया का निर्माण करेगी। और टर्मिटेरिया का निर्माण कौन करेंगे, तो श्रमिक सदस्य लार और मिट्टी का उपयोग करके टर्मिटेरिया का निर्माण करते हैं। ओके, नेक्स्ट और क्या खास बात है, यदि इस टर्मिटेरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज की बात करें या सदस्यों की बात करें जो निवह में निवास करते हैं, तो हमें 4 प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के प्राणी हैं, तो देखिए, दीमक के निवह में शारीरिक बनावट तथा कार्य निष्पादन के अनुसार श्रमिक, सैनिक, राजा तथा रानी दीमक के निवह में शारीरिक बनावट तथा कार्य निष्पादन के अनुसार श्रमिक, सैनिक, राजा तथा रानी प्रमुख सदस्य पाए जाते हैं। प्रमुख सदस्य वर्गीकृत रहते हैं। ओके, देखिए, दीमकों में उच्च कोटि का श्रम विभाजन पाया जाएगा, आवास हेतु टर्मिटेरिया का निर्माण किया जाएगा, और शारीरिक बनावट और कार्य निष्पादन कि कौन से प्राणी को कौन सा कार्य करना है, उस कार्य निष्पादन की अनुसार इन्हें श्रमिक, सैनिक, राजा तथा रानी में वर्गीकृत किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक संगठन की। देखिए, सामाजिक संगठन ओके, सामाजिक संगठन में क्या मतलब रहा कि कॉलोनी में कौन कौन से सदस्य हैं और उनका क्या क्या कार्य है, संख्या कितनी है, शरीर की बनावट कैसी है। तो देखिए, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। हमने अभी बात की कि सामाजिक संगठन में कौन कौन से प्राणी, तो श्रमिक, सैनिक, राजा तथा रानी। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रमिक, वर्कर्स। श्रमिक वर्कर्स, देखिए, यदि दीमक की कॉलोनी की बात की जाए, निवाह की बात की जाए, तो सबसे अधिक मात्रा में यदि कोई सदस्य है तो वो कौन होंगे, श्रमिक होंगे। इसका मतलब ये रहा कि कॉलोनी के अंदर कुल सदस्य संख्या का 80 से 90% कौन होते हैं, श्रमिक होते हैं। ओके, कॉलोनी में पाए जाने वाले कुल सदस्य संख्या का 80 से 90% संख्या किनकी होती है, श्रमिकों की होती है। श्रमिकों की क्या खास बात, तो ये अंधे होते हैं, अर्थात ये देख नहीं सकते, इनमें देखने की क्षमता नहीं पाई जाती। और क्या खास बात होती है कि इनके मुखांग है वो विशेष प्रकार के होते हैं, और विशेष प्रकार के होने के कारण ये क्या करते हैं, परिवार का पालन पोषण तथा ये टर्मिटेरिया का निर्माण करते हैं। ओके, तो देखिए, क्या खास बात है श्रमिकों की। नंबर 1, कि दीमक की कॉलोनी में दीमक के निवाह या कॉलोनी में कुल सदस्य संख्या का कुल
सदस्य संख्या का करीब 80 से 90% संख्या श्रमिकों की होती है, श्रमिकों की होती है, अर्थात निवह में श्रमिक अत्यधिक नंबर्स में, निवह में श्रमिक अत्यधिक संख्या में, अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। ओके, कॉलोनी के टोटल नंबर्स की बात करें तो करीब 80 से 90% जो नंबर्स होंगे किनके होंगे, श्रमिक या वर्कर्स के होंगे। और क्या खास बात है तो देखिए नेक्स्ट, श्रमिकों में देखने की क्षमता, श्रमिकों में देखने की क्षमता, विजुअल कैपेसिटी, देखने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात ये अंधे होते हैं, अंधे, ब्लाइंड, अर्थात ये अंधे होते हैं। ओके, कोई भी वर्कर्स होगा उनमें देखने की क्षमता नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें और क्या खास बात है श्रमिकों की, तो देखिए नेक्स्ट, श्रमिकों में विशेष प्रकार के रूपांतरित मुखांग पाए जाते हैं, मुखांग, माउथ पार्ट्स, पाए जाते हैं, जिनके कारण ये अपनी कॉलोनी के सदस्यों का, अपनी कॉलोनी के सदस्यों का पालन पोषण करते हैं। ओके, नेक्स्ट और क्या खास बात है तो देखिए, श्रमिक अपनी लार तथा मिट्टी की सहायता से किसका निर्माण करेंगे, टर्मिटेरिया का निर्माण करेंगे। तो देखिए, श्रमिकों के द्वारा लार, सलाइवा तथा मिट्टी का उपयोग कर टर्मिटेरिया का निर्माण किया जाता है। ओके, तो श्रमिकों के द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा, टर्मिटेरिया का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम सैनिक। देखिए, सामाजिक संगठन में नेक्स्ट हम बात करेंगे सैनिक। ओके, सैनिकों की क्या खास बात
तो कॉलोनी के जो कुल सदस्य संख्या होगी उनमें करीब ये 3 से 5% संख्या किनकी होगी, सैनिकों की होंगी। ओके। और क्या खास बात है कि इनके मुखांग भी विशेष प्रकार के होते हैं, जिसके कारण ये अपने परिवारजनों की या अपने कॉलोनी के सदस्यों की शत्रुओं से सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। देखिए, दीमक की कॉलोनी में दीमक की कॉलोनी या निवह में कुल सदस्य संख्या का 3 से 5% संख्या सैनिकों की होती है। इनकी संख्या की बात की जाए तो कितनी, तो 3 से 5% संख्या सैनिकों की होती है। नेक्स्ट, और क्या खास बात, तो देखिए, सैनिकों के मुखांग भी विशेष प्रकार के होते हैं। विशेष प्रकार के होते हैं जिनकी सहायता से ये अपनी कॉलोनी के सदस्यों की शत्रुओं से सुरक्षा का कार्य करते हैं। ओके। देखिए, सैनिकों की यदि बात की जाए तो कुल सदस्य संख्या का 3 से 5% नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और क्या खास बात है कि इनके मुखांग भी विशेष प्रकार से रूपांतरित होते हैं और ये अपने मुखांगों की सहायता से अपने कॉलोनी के सदस्यों की शत्रुओं से सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। ओके। नेक्स्ट बात करें हम राजा और रानी। देखिए, नेक्स्ट बात करें हम राजा और रानी। क्या खास बात है, तो कॉलोनी के जो रॉयल मेंबर्स होते हैं ये कॉलोनी के शाही सदस्य होते हैं और राजा का कार्य तो क्या होगा, केवल रानी के साथ मैथुन कर इसे निषेचित करना। राजा का कार्य क्या होगा, रानी के साथ में मैथुन करके इसे निषेचित करना। और रानी का कार्य क्या होगा कि रानी मैथुन क्रिया के पश्चात अंडे देंगी और दोनों सम्मिलित रूप से ये क्या करेंगे, अपने शिशुओं के अंडों की देखभाल करने का कार्य करेंगे। ओके। तो देखिए, राजा और रानी, यदि हम बात करें कि दीमक के निवह में राजा और रानी शाही सदस्य होते हैं, रॉयल मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें राजा का कार्य रानी के साथ मैथुन
क्रिया कर उसे निषेचित करना होता है का प्राथमिक कार्य रानी के साथ मैथुन क्रिया कर उसे निषेचित करना होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें रानी का प्राथमिक कार्य अंडे देना होता है। ओके, रानी का प्राथमिक कार्य क्या होगा? अंडे देना होगा। ओके, और यदि अंडे देने की क्षमता की बात की जाए, दीमक रानी की अंडे देने की क्षमता की बात की जाए तो यह एक अंडा प्रति सेकंड के हिसाब से क्या करती है? अंडे देने का कार्य करती हैं। और अंडे देने का जो कार्यक्रम है ये पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है। इसका मतलब ये रहा कि पूरे जीवन भर अंडे देने का कार्य शुरू किया जाएगा। और यदि इसके जीवन चक्र की बात करें, जीवन काल की बात करें तो करीब 5 से 10 वर्ष इसका जीवन काल होता है। और क्या खास बात है तो दीमक रानी की कुछ प्रजातियां इस तरह की होती हैं, उनमें अंडे देने की क्षमता इतनी अधिक होती है कि वो 70 से 80 हज़ार अंडे प्रतिदिन देती हैं। क्या मतलब रहा कि दीमक रानी की कुछ प्रजातियां इस तरह की होती है, उनमें अंडे देने की प्रचुर क्षमता पाई जाती हैं और वो प्रतिदिन करीब 70 से 80 हज़ार अंडे भी दे सकती हैं। और इन्हीं कारण, इतने अधिक नंबर्स में अंडे देने के कारण ही इन दीमकों को अंडे देने की मशीन भी कहा जा सकता है। ओके, एक बार फिर से देखिए, हमने ये कहा कि रानी का प्राथमिक कार्य अंडे देना है। यह एक अंडा प्रति सेकंड की दर से अंडे देती है और अंडे देने का कार्यक्रम पूरे जीवन भर चलता रहता है। और यदि जीवन काल की बात की जाए तो करीब 5 से 10 वर्ष का जीवन काल होता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि रानी दीमक की कुछ प्रजातियां इस तरह की होती हैं जिनमें अंडे देने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है और वो 70 से 80 हज़ार अंडे प्रतिदिन देने की क्षमता रखती है। और इतने अधिक नंबर्स में अंडे देने के कारण ही इन्हें अंडे देने वाली मशीन भी कहा जा सकता है। ओके, तो देखिए, नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं रानी के द्वारा एक अंडा प्रति सेकंड दिया जाता है तथा अंडे देने का यह कार्यक्रम उसके संपूर्ण जीवन में चलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करें रानी का जीवन काल करीब 5 से 10 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि रानी की कुछ प्रजातियां इस तरह की होती हैं, रानी की कुछ प्रजातियों में प्रचुर मात्रा में अंडे देने की क्षमता होती है। अंडे देने की क्षमता होती है तथा ये करीब 70 से 80 हज़ार अंडे, ये करीब 70 से 80 हज़ार अंडे प्रतिदिन 70 से 80 हज़ार अंडे प्रतिदिन दे
प्रतिदिन दे सकती हैं, अतः इन्हें अंडे देने की मशीन, अतः इन्हें अंडे देने की मशीन भी कहा जा सकता है, मशीन भी कहा जा सकता है। ओके, अत्यधिक नंबर्स में अंडे देने के कारण ही इन्हें अंडे देने की मशीन भी कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि सामाजिक संगठन की यदि और बात की जाए तो इसमें कुल जननिक जातियाँ, 3 प्रकार की जननिक जातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन से 3 जननिक जातियाँ? तो एक है दीर्घपंखी मैक्रोपटेरस। नंबर 2 है लघुपंखी ब्रैकियोप्टेरस। और नंबर 3 है एपटेरस। ओके, इसका मतलब ये रहा कि कुछ जननिक जातियाँ ऐसी होंगी जिनमें पंखों की लंबाई अधिक होगी, कुछ जननिक जातियाँ ऐसे होती जिनमें पंखों की लंबाई शॉर्ट होगी, और कुछ ऐसे होते जिनमें पंख नहीं पाए जाते। ओके, तो सामाजिक संगठन में हमने ये कहा कि श्रमिक, सैनिक, राजा तथा रानी प्रमुखतः पाए जाते हैं। और यदि सामाजिक संगठन की और बात की जाए तो इसमें 3 प्रकार के प्राणी, जिनमें से कुछ एक दीर्घपंखी, कुछ है लघुपंखी और कुछ होंगे अपंखी। ओके, तो ये था दीमक का सामान्य परिचय और इसके लक्षण और सामाजिक संगठन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियोस को देखते रहिए, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।